हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आगे पढ़ेंगे जैसे कि आज अगर मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब उससे पहले अपन थोड़ा सा पिछले पार्ट में अपन ने जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ, और मैनेजर करता क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, वो अपन ने पिछले पार्ट में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजर एक ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, और मैनेजर क्या करता है कि भैया अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करा पाता है और करवाता है, इस तरीके से एफर्ट्स डालता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे रिसोर्स उसका काम कर सकें, और एक प्रॉपर एम होता है उसके माइंड में, उसको अचीव करने के लिए वो काम करता है। अब इसके रिगार्डिंग डिफरेंट ऑथर्स थे, वेरियस ऑथर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी। उसके रिगार्डिंग कुछ अप्रोचेस थे, वो अपन ने पिछले पार्ट में स्टडी करे थे। आज अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट की कुछ खासियत, कुछ सीलियंट फीचर्स, उसमें क्या मतलब खासियत होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली खासियत होती है कि मैनेजमेंट क्या होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब कि एक एम होता है उसके माइंड में, और उसको अचीव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए वो एफर्ट्स डालती है। ठीक है, तो एक मैनेजर का या कोई मैनेजर की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके गोल का ही होता है कि वो किस तरीके से गोल को बनाता है और उसके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या है, इट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव और गोल। मैनेजमेंट सक्सेस इज कॉमनली मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मैनेजर क्या करता है या मैनेजमेंट क्या करता है, वो एफर्ट्स डालता है, अपने अपने इनपुट्स देता है काय के लिए कि जो भी उसने गोल बनाया है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी मैनेजर की अगर अपन सक्सेस कैलकुलेट करें तो सक्सेस नापने की कोई मशीन होती नहीं है, तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन यही देखते हैं कि भैया उसने जो एम बनाया था, जो गोल बनाया था, उसको कितना अचीव कर लिया। यदि उसने उसको पूरा अचीव कर लिया तो वो सक्सेसफुल मैनेजर, और यदि वो नहीं कर पाया तो वो अपने मैनेजमेंट में उतना सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या है कि भैया मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट है, वो यूनिवर्सल अप्रोच, वो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया आज किसी बिज़नेस के लिए कोई और दूसरे प्रिंसिपल्स लग रहे हैं या दूसरे टाइप के बिज़नेस के लिए दूसरे प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, इंडिया में कुछ और प्रिंसिपल हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और प्रिंसिपल हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहीं पे भी चले जाएं आप तो वो सेम ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं और उसी के बेसिस पे अपने मैनेजमेंट को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोसेस में क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दे आर नॉट ऑफ मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री अलोन बट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड और एरिया वेयर ग्रुप एफर्ट इज नीडेड। वही चीज़ मैंने बताई कि भैया कोई इंडस्ट्री के लिए अलोन, खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं है कि इंडस्ट्री में ही मैनेजमेंट होता है। जहाँ पर भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, जहाँ पर भी ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव। अब मैनेजमेंट एक क्रिएटिव मतलब मैनेजर क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या होती है, क्रिएटिव होती है, क्योंकि किसी से काम करवा पाना बहुत आसान काम नहीं होता। बोलना बहुत आसान है कि भैया तुम ये काम कर दो, वो कर देगा, ऐसा नहीं होता। किसी से कुछ काम करवा पाने के लिए फिर उस तरीके से उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि वो व्यक्ति आपकी बात सुने और आपका वो काम करके दे। तो उसके लिए मैनेजर को क्या होना चाहिए, मैनेजर को क्या होना पड़ता है कि भैया बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, इनोवेटिव तरीके लेके आना पड़ता है जिससे वो काम करवा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। जो मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। खाली एक बंदा मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको भैया डिफरेंट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सबका प्रॉपर साथ चाहिए, सब एक प्रॉपर ग्रुप की तरीके से काम करेंगे, एज अ टीम काम करेंगे, तो ही उसने जो गोल बनाए हैं वो अचीव हो पाएंगे, नहीं तो वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। अब इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल को अगर अपन शुद्ध हिंदी में कहें तो वो होता है अदृश्य, जिसको अपन देख नहीं पाते। ठीक है, अब मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। मैनेजर मैनेज कर रहा है, वो अपने को मालूम है कि भैया वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा है, लेकिन उसने क्या मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, वो अपन देख नहीं सकते। वो अपन खाली फील कर सकते हैं कि हाँ भैया उसने आज इतना काम करवा दिया, या इतना काम उसने बोला था, इतने गोल, ये गोल अचीव करने के बारे में बात हुई थी, उसने वो गोल अचीव कर लिया।
ठीक है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है जिसको अपन देख नहीं सकते कि भैया क्या काम हो रहा है, जैसे कि उसको अपन ऐसे मतलब रियल लाइफ में उसको देख नहीं सकते कि क्या काम हो रहा है, उसको अपन खाली फील कर सकते हैं कि हाँ भैया उसने इस तरीके से उसको काम करवा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय विथ एंड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द अदर। ये वही चीज़ है कि वो ऊपर अपन ने वही पढ़ा, वही पॉइंट को आप घुमा घुमा के बोल रहे हैं। ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने, मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। वैसे ही मैनेजमेंट क्या है, या तो वो खुद काम करे, खुद तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, वो दूसरे लोगों से भी काम करवा पाएगा या काम कराएगा, तो ही प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट किस किस फील्ड में होता है, किस किस फील्ड में मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला स्कोप आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है कि भैया प्रोडक्शन मैनेजमेंट जाहिर सी बात है उसके नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिलेट कर रहा होगा कैसे, प्रोडक्शन प्लानिंग से। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब किस तरीके के गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है और कब मैन्युफैक्चर करना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या होता है, वो उसको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भैया वो सही प्रोडक्ट को सही कीमत पे सही समय पे अवेलेबल करवा पाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया वो कोई जो इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे जा रहा है, जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, इस तरीके से उसको मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है कि भैया कौन से प्रोडक्ट की कब ज़रूरत है और उस तरीके से वो प्रोडक्शन करता है। और साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए। यदि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी तो लोग उसको फिर भी नहीं खरीदेंगे, भले चाहे वो ज़रूरत का प्रोडक्ट हो, उसके बाद भी उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट से मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो ये सब चीज़ों को उसको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब उसको क्या करना है, प्रोडक्शन ध्यान रखना है कि सही समय पे सही प्रोडक्शन हो, और फिर उसके बाद वो सही जगह सही टाइम पे डिलीवर हो जाए और सही कीमत पे डिलीवर होए, तभी वो प्रोडक्ट क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट इट रिफर्स टू द असेसमेंट और नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड बाय हिम। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो नीचे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ABCDE करके। ठीक है। तो सबकी सब काय से रिलेट कर रही है, मार्केटिंग से ही रिलेट कर रही है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया गुड्स को प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कर दिया, गुड्स को प्रॉपर प्रोड्यूस कर दिया। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम आता है कि भैया वो प्रोडक्ट सही तरीके से कस्टमर के हाथ में पहुंच जाए। प्रोडक्ट भैया फैक्ट्री में रखा रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक कि वो कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंचता। अब कस्टमर के हाथ में पहुंचने तक क्या होता है भैया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केटिंग रिसर्च होती है कि भैया किस टाइप का प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर को सजेस्ट करता है कि भैया इस टाइप की डिमांड है मार्केट में इस टाइप की डिमांड है गुड्स की, आप इस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है। वही मैंने बताया कि प्लान करते हैं किस टाइप के गुड की ज़रूरत है मार्केट में, क्या रिसर्च करते हैं, रिसर्च में पता चलता है कि भैया इस टाइप की चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट प्राइस फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं कि भैया किस तरीके से गुड मतलब फैक्ट्री से निकल के कस्टमर के हाथ तक पहुंचेगा, कितने चैनल्स, किस चैनल में पहुंचेगा, मतलब कितने लोगों से गुजरता हुआ वो वहाँ पहुंचेगा। तो वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कितने होलसेलर्स रहेंगे, कितने बीच में मिडिलमैन्स रहेंगे, वो सब चीज़ उसमें चैनल में वो डिसाइड करता है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट आते हैं मार्केटिंग फंक्शन में, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करता है वो, एडवर्टाइजिंग वगैरह, वो उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करता है अपने प्रोडक्ट की, भी ये ऐसे एडवर्टाइजिंग करना है, ये प्रोडक्ट अपना इसको उस तरीके से बताता है जैसे ओप्पो वीवो ने किया था, जिस तरीके से अपने आप को अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग करी थी, उनके मार्केटिंग मैनेजमेंट ने आपके दिमाग में छाप दिया था कि भैया ओप्पो वीवो ऐसा कुछ तरीके का आपके दिमाग में छाप दिया था। वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। सबसे लास्ट काम होता है कि प्रमोशनल वगैरह, गुड्स वगैरह उन्होंने बना लिए, गुड्स उसको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रमोशनल का। जितना अच्छा गुड्स का प्रमोशन, उतना ज़्यादा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि भैया अब आ जाता है कि भैया पैसा, कि भैया गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, अब वो आ कहाँ से रहा है, पैसा कहाँ से आएगा और किस तरीके से खर्चा होगा, वो कहाँ से पता चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता करता है। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है कि भैया कहाँ से फ़ंड एलोकेट करना है, किस तरीके से फ़ंड वो कलेक्ट करेगा और किस तरीके से उसको खर्चा करेगा, वो सब काम करता है फाइनेंशियल मैनेजर करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल मैनेजमेंट। अब पर्सनल मैनेजमेंट क्या हो गया कि भैया अपन जिसको अगर मतलब मैनेजमेंट की बिल्कुल लैंग्वेज में कहें तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर।
ठीक है, जो रिसोर्स ह्यूमन वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस जगह पे कितने वर्कर की ज़रूरत है, किस जगह पे कितने वर्कर की ज़रूरत है, अगर मेरे को बाहर से कुछ वर्कर लाना है तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो ये सब पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, तो वो किसके प्रति होते हैं वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैनेजर का एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है। क्यों? क्योंकि उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि भैया मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल करवाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर सके और फर्म भी आगे सक्सेस कर सके। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मैनेजमेंट की कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसको वो क्या करता है, फुलफिल करता है। उसको फुलफिल उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि भैया कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म विदाउट सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, सर्वाइव कर ही नहीं सकती। तो मैनेजमेंट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी के प्रति, ठीक है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, अपन आम लैंग्वेज में भी देखें या जनरल लैंग्वेज में, जनरल लाइफ में भी देखें तो ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है कि भैया कोई व्यक्ति आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कोई ज़रूरत के समय पे, जैसे अभी अपन रिसेंट की बात करें, कोरोना पेंडेमिक हो गया आपका, तो कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे अगर अपन सपोज करो अपने को कोई चीज़ चाहिए, वो अपने मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन वो जिसके पास अवेलेबल है वो उसको एकदम हाई क्वांटिटी, हाई रेट पे बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जो उस पर जो उसकी कॉस्टिंग नहीं है, उस 100 मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने को जब तक ज़रूरत होती है तब तक तो अपन उससे परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट कंडीशन नॉर्मल होती है तब अपन उसके पास वापस नहीं जाते। तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न कर लेता है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट तो कमा लेता है, लेकिन लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए मैनेजमेंट को कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे कि टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोडक्शन करें, नॉट टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन ना हो जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, टू चार्ज रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द पब्लिक से रीजनेबल प्राइस, जो भी कस्टमर है उनसे रीजनेबल प्राइस ली जाए, ना कि बहुत ही ज़्यादा ली जाए, ना कि बहुत ही कम ली जाए, एक रीजनेबल प्राइस ली जाए। ठीक है, नॉट टू एक्सप्लॉइट द पब्लिक बाय फॉर्मिंग मोनोपोली फॉर्म करके पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं करना। मोनोपोली क्या होता है, अगर अपन साधारण भाषा में कहें, मोनोपोली होता है कि भैया एक छत्र राज। क्या हो गया कि भैया मैंने अकेला उस चीज़ को बना रहा हूँ, सबसे खरीद लिया, अब किसी के पास मार्केट में है नहीं, फिर मैं अब जाहिर सी बात है कि भैया वो कहीं मार्केट में है ही नहीं, तो वो उसको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा, तो मैं हर कुछ रेट पर उसको बेच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव होते हैं सोसाइटी के, मैनेजमेंट के सोसाइटी के प्रति। ठीक है, नॉट टू टेक शेल्टर ऑफ द फॉल्स और फेक एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, गलत एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। ठीक है, टू पे एडिकेट वेज एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय, उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर सैलरी दे, टाइम टू टाइम सैलरी दे। ठीक है, फिर उसके बाद टू प्रमोट एडिकेट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जो उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसको फुलफिल करे, जैसे कि भैया फूड हो गया, शेल्टर हो गया, उस चीज़ को फुलफिल करें। ठीक है, फिर एक है आपका नीचे टू पे गवर्नमेंट टैक्स ऑनेस्टली, गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो क्या है करे, ऑनेस्टली पे करे, उसमें फिर टैक्स इवेड ना करे, नहीं तो पता चला जितनी इनकम हो रही है उतनी इनकम ही ना दिखाए और टैक्स की चोरी कर ले, तो ये मैनेजमेंट ना करे। ऐसे सोशल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स सजेस्ट करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अब आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब भैया मैनेजर के क्या होते हैं, कुछ ह्यूमंस के प्रति भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब उसके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजर का कि भैया वो वर्कर्स के जो उसके ह्यूमन है, जो पर्सनल है, उनको क्या करे, उनकी ज़रूरतों को पूरी तरीके से समझे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। अगर प्रॉपर ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी वर्कर की, तो क्या होगा, जो भी फर्म है, जो भी बिज़नेस है, वो क्या करेगा, स्मूथली फंक्शन करता रहेगा। और यदि ऐसा नहीं होगा, इनह्यूमन होगा, मतलब प्रॉपर टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल रही है या एडिकेट सैलरी नहीं मिल रही है वर्कर को, तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक वगैरह पे चले जाएंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, मैनेजमेंट को या बिज़नेस को बहुत सारा लॉस बियर करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऊपर अपन ने पढ़ा था सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन क्या हो गया, उनके दायित्व हो गए कि भैया उन्हें वो करना ही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया ये उन्हें करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर ऑफ बिजनेस और शेयर होल्डर। तो
मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिजनेस से, जिस बिजनेस में वो काम कर रहा है, या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जिस भी बिजनेस में वो, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया जो बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस है, या जो उस शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के या किसी भी फर्म के, तो उनका इंटरेस्ट क्या हो, सेफ गार्ड हो। मतलब उनका प्रॉपर, उनको जो रिटर्न है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको रिटर्न मिलता रहे, ज़्यादा लॉस में ना जाए फर्म। यदि लॉस में जाएगी तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा, वो फर्म बंद करना पड़ सकती है। तो फर्म बंद होगी तो क्या होगा, मैनेजर को नुकसान होगा, फिर फर्म को भी नुकसान होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से ना हो, तो वो ये चीज़ ध्यान रखें कि भैया जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी चीज़ हैं उसको इस तरीके से यूज़ करें जिससे टाइम टू टाइम आप शेयर होल्डर्स को या बिजनेसमैन को प्रॉपर प्रॉफिट अर्न हो सके, जिससे वो अपना काम प्रॉपर आगे कर सकें। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि भैया प्रॉपर टाइम टू टाइम टैक्स दें, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो, पॉलिटिकल फेवर बाय एनी मीन्स, नो बाइंग ऑफ पॉलिटिकल फेवर। पॉलिटिकल फेवर खरीदने की कोशिश ना करें। जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि भैया किसी पार्टी में ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं या पैसा लगाते हैं जिससे उनको पॉलिटिकल फेवर मिले, तो इस तरीके से इस एक्टिविटीज़ को वो ना करें। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इन जनरल। अब भैया सोसाइटी के लिए, जनरल सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सोसाइटी तो अपनी एक सोसाइटी हो गई कि जो वर्कर्स अपने पास काम कर रहे हैं वो, और सोसाइटी इन जनरल हो गई जो मतलब अपनी जो जनरल सोसाइटी है, मतलब जो लोग हैं जिनके पास आपका प्रोडक्ट जाएगा उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उधर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इट शुड सेट अप सोशल डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो बढ़ाने की कोशिश करें, जो जिस सोसाइटी में वो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी में, उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, बेटर हो सके। इट शुड अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। खर्चे, मतलब जो खर्चे की ज़रूरत ही नहीं हो उस खर्चों को अवॉइड किया जा सकता हो तो करें। ठीक है, इट शुड अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी एंड हार्मफुल गुड्स। अनहेल्दी गुड्स या हार्मफुल गुड्स को वो प्रोड्यूस ना करें। और भी आगे आपको इसके लिस्टेड पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपकी, फिर उसके बाद देखें इधर पर कुछ कंपनीज़ का एग्जांपल भी दिए होंगे, जैसे टिस्को हो गया, आईटीसी हो गया, एशियन पेंट हो गया, निरमा, पतंजलि एक्सेट्रा हैव ट्रूली शोल्डर्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेसिक पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Tisco was the first company in India to conduct social audit to find out the extent to which it is discharging its social responsibilities। तो ये कुछ कंपनीज मतलब नामी गिरामी कंपनीज हैं जिनको बताया गया है कि उन्होंने भैया एक तरीके से कंधे से कंधा मिला के सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किया है। और टिस्को ही पहली एक ऐसी कंपनी है जिसने सोशल ऑडिट करा था कि भैया वो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रही है, उसको उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है भैया? मैनेजमेंट, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ली, मैनेजमेंट का मीनिंग भी पढ़ लिया, भैया ज़रूरत क्या है उसकी, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है मीटिंग द चैलेंज। आज का एरा जो देखें, आज के जो एज है, इस एरा में, इस बिजनेस एरा में सर्वाइव कर पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं भैया। आपको कॉम्पिटिटर को फेस करना है, आपको प्रॉपर नीड्स को फुलफिल करना है कस्टमर की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हैं आपको जिसको फेस करना है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सारे चैलेंजेस को फेस करने की एक कैपेसिटी दे देता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू उन चैलेंजेस को फेस किया जा सके। फिर उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज उनके पास हैं, मैनेजर जो रिसोर्सेज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उसको वो प्रॉपर मैनेज करता है, प्रॉपर और यूटिलाइज करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वो जनरेट कर सके। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब भैया खाली यूज़ करना मैटर नहीं करता, अब वो रिसोर्सेज को डेवलप भी करता है। मतलब अगर उसने किसी वर्कर को अपॉइंट किया है तो खाली उसको यूज़ करेगा, उसको काम करवाएगा, ऐसा नहीं, वो उसको डेवलप करता है, उसको नई नई चीज़ें सिखाता है ताकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। भैया ये तो मैनेजर का काम ही होता है कि भैया वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है और उनको प्रॉपर कंट्रोल करता है कि आपको इस तरीके से काम को करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स वेरियस इंटरेस्ट। अब ये बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, उनकी जो रुचि होती है उसको क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर देता है, और एक एफर्ट, मतलब इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं फिर वो एज अ टीम काम कर पाते हैं। ठीक है, क्या करता है वो कि भैया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को उसने इंटीग्रेट कर दिया काय में, फर्म के भले के लिए, कि भैया आप अच्छा काम करोगे तो फर्म का बेनिफिट होगा, फर्म का बेनिफिट होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी या आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। इस तरीके से क्या करता है वो, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उसको
को इंटीग्रेट कर देता है काय में एक ग्रुप एफर्ट में, जिसके कारण क्या होता है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सकता है।